बैंक रन का मतलब ये नहीं होता कि बैंक भाग गए, है ना। बैंक रन एक स्थिति होती है, लिख लो, बैंक रन एक स्थिति होती है जिसमें बैंक के कई कस्टमर एक साथ बैंक से पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। बैंक रन ऐसी स्थिति है जिसमें बैंक के कई ग्राहक एक साथ बैंक से पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। बैंक रन इज अ सिचुएशन in which bank run is a situation in which many of the bank customer trying to withdraw money from bank simultaneously, trying to withdraw money from bank simultaneously, trying to withdraw money फ्रॉम बैंक साइमल्टेनियसली, एक साथ बैंक से कई सारे कस्टमर पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया है वो कोई ऐसा अफवाह फैल जाए या रिमर फैल जाए, एक साथ पैसा लेने पहुंच जाए। अब देखो, कल मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि ये बैंक है, इसका काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फिर लोन देना, यही है ना। डिपॉजिट एक्सेप्ट और लोन देना, ये काम है बैंक का, इसी से बैंक चलता है, पैसा कमाती है। भाई यहाँ लोन देके जो कमाएगी तभी तो ग्राहकों को अपना इंटरेस्ट दे पाएगी। अब सोचो कि बैंक में जो ग्राहकों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो सारा पैसा बैंक वाले लोन में देने चले जाए और फिर बैंक रन वाली स्थिति आ जाए तो क्या होगा, दिक्कत नहीं हो जाएगी। या बैंक ने ऐसे विजय माल्या टाइप के लोगों को लोन दे दिया जो वापस ही नहीं कर रहे हैं, फिर ग्राहक अपना पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक कहाँ से देगा। हाँ, पहले समस्या समझ में आई कि क्या थी, क्लियर है। तो इस तरह की समस्या ना हो इसके लिए आरबीआई रिजर्व रेशियो लेके आई। ये चीज लिख लो कि बैंक रन की समस्या ना हो इसके लिए आरबीआई रिजर्व रेशियो लेके आई। टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बैंक रन, आरबीआई स्टार्टेड रिजर्व रेशियो। टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बैंक रन, आरबीआई स्टार्टेड रिजर्व रेशियो। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या हुआ। अभी इससे और भी चीजें करते हैं, ये तो मैंने एक चीज बताया है ना। रिजर्व रेशियो से मनी सप्लाई भी कंट्रोल होती है, ये भी लिख लो कि रिजर्व रेशियो से मुद्रा आपूर्ति भी नियंत्रित की जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये होता क्या है ना। इसको समझने से पहले एक चीज और समझो। मैंने तुम लोग को बताया था अगर बैंक डिपॉजिट ले रहा है तो ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। ये लिख लो, ये कि बैंक अगर डिपॉजिट ले रहा है तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्लियर। एक चीज और लिखो, ये डिपॉजिट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि कस्टमर जब चाहे ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ कर सकता है, लिख लो इसके नीचे। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कस्टमर जब चाहे ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ कर सकता है, पैसा निकाल सकता है अपना पैसा। ठीक है। टाइम डिपॉजिट मीन्स एक फिक्स टाइम के बाद ही पैसा निकाल पाओगे,
उसके पहले निकालोगे तो पेनाल्टी देनी पड़ती है, इसीलिए इसको एफडी भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। दोनों मंत्र समझ में आया? हाँ, क्या मैं इसको बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? और इसको टाइम लायबिलिटी लिख सकता हूं बैंक के लिए? इसमें कोई दिक्कत है? बैंक के लिए तो ये डिमांड लायबिलिटी हो गई और ये वाली टाइम लायबिलिटी हो गई। अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया था कि बैंक भी एक दूसरे को लोन देते हैं और लोन लेते हैं, है ना? बताया था कि बैंक भी लोन देंगे और लोन लेंगे। तो बैंक का खुद का डिमांड लायबिलिटी होगा और बैंक का किसी और के ऊपर डिमांड लायबिलिटी होगा। यानी बैंक ने जब यहाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कहीं और पे अपना डिपॉजिट भी तो किया होगा, ऐसे इसमें भी है। तो इसका हम लोग नेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट। नेट मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक ने भी कहीं डिपॉजिट किया होगा तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वो नेट निकल आ गया। बैंक में डिपॉजिट आया, फिर बैंक ने भी तो कहीं डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक ने जो डिपॉजिट किया होगा कहीं पे उसको माइनस कर दो और बैंक में जो डिपॉजिट आया बच जाएगा, तो इसको नेट डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसे टाइम लायबिलिटी में भी होगा तो उसको नेट टाइम लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं, ये टर्म जो है यूपीएससी में पूछा था कि एनडीटीएल किससे रिलेटेड है? नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, ये टर्म किस सेक्टर से संबंधित है? बस इतना ही पूछा था और कुछ नहीं। तो जो इतना आसान क्वेश्चन पूछ के बेइज्जती कर देते हैं। तो किस सेक्टर से रिलेटेड है? बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। यही क्वेश्चन था, एज इट इज यही क्वेश्चन था कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ये किस सेक्टर से संबंधित? तो किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित। और है क्या? ये सिंपल टर्म में ऐसे समझ लो कि बैंक का जो टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी है ये वही, यानी बैंक में कितना डिपॉजिट आया है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, उसका टोटल निकाल लो, ये एनडीटीएल। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं, ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? मान लेते हैं बैंक में आया 100 रुपये डिपॉजिट, है ना? और ये था हमारा डिमांड डिपॉजिट और 50 रुपये हमारा था टाइम डिपॉजिट। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 150 रुपये बैंक का एनडीटीएल है? लिख सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? एनडीटीएल समझ में आ रहा है क्या? अब आरबीआई का ये रूल है कि अगर बैंकों में जो एनडीटीएल आता है, अब ये डिपॉजिट आया तो आरबीआई का रूल ना होता रिजर्व रेशियो वाला, तो बैंक पूरा पैसा उठा के लोन दे देती। मान लो माल्या टाइप निकलता तो पता चला पैसा ही डूब गया है ना? तो आरबीआई ने रूल बनाया कि बैंकों में जितना भी एनडीटीएल आता है इसका X% कैश के फॉर्म में, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में बैंकों को आरबीआई के पास रखना होगा। ये चीज को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, है ना? मींस सिंपल टर्म में बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट, वो परसेंट नहीं याद करना, पूछेगा नहीं एग्जाम, कॉन्सेप्ट समझो। बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है। ये चीज लिखो, इसको सीआरआर बोलते हैं। बैंकों को अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब आप समझ रहे हो ना, जो डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, वही एनडीटीएल। बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट
कैश के फॉर्म में यानी नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, इसको सीआरआर बोलते हैं या कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और इस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज नहीं देती है। इस सीआरआर के पैसे पर आरबीआई बैंकों को ब्याज नहीं देती है। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर बैंक कुछ डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास तो आरबीआई उस पर ब्याज देती है, लेकिन ये सीआरआर वाले पैसे पे ब्याज नहीं देती। क्लियर है? चलो अगला हम लोग लेते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। देखो सबसे पहले तो तरलता क्या होता है ये समझ लो, या लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी या तरलता का मतलब पहले समझो। लिक्विडिटी मतलब होता है कितनी आसानी से किसी परिसंपत्ति को नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी, हाउ इजली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। How easily an asset can be converted into cash is called liquidity. How easily an asset can be converted into cash. कितनी आसानी से एक परिसंपत्ति को नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको तरलता बोलते हैं। ठीक है। अब तुम लोग खुद बताओ, गोल्ड की तरलता ज्यादा होती है या होम की तरलता ज्यादा होती है? गोल्ड की तरलता ज्यादा होगी या होम की, घर की? हाँ, गोल्ड की। लिख लो, यही क्वेश्चन पूछा एग्जाम कि किसकी तरलता ज्यादा होती है। गोल्ड क्या है, जब मन में आए जब ले जाके बेच के पैसे ले सकते हो। घर तो चाहोगे तब भी बेचने में टाइम लग जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, डिमांड डिपॉजिट की तरलता ज्यादा होती है कि टाइम डिपॉजिट की? डिमांड डिपॉजिट की। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि किसकी तरलता ज्यादा है, डिमांड डिपॉजिट की कि टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड वाला तो जब डिमांड करोगे पैसा निकल जाएगा, तो डिमांड डिपॉजिट की तरलता ज्यादा है, टाइम डिपॉजिट की कम है, क्योंकि टाइम वाला एक फिक्स टाइम के बाद ही निकलेगा। पहले निकालने जाओगे तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ। अच्छा, कैश और गोल्ड में किसकी तरलता ज्यादा है? कैश की ज्यादा है। समझ जाओगे ना अब तो। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। सेम है, बस दो डिफरेंस। बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट, लिख लो, बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट लिक्विड एसेट में या तरल परिसंपत्तियों के रूप में, नीचे लिखना है आप, लिक्विड एसेट या तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने ही पास रखना होता है। अपने ही पास रखना होता है, मतलब आरबीआई को नहीं देना होता है। और किसके रूप में रखना होता है? तरल परिसंपत्तियों या लिक्विड एसेट के रूप में। अब तरल परिसंपत्ति या लिक्विड एसेट में क्या आ गया? कैश आ गया, तो कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, या इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी आती हैं, ये भी बहुत जल्दी बिक जाती है ना। ये चीज लिख लो कि तरल परिसंपत्तियों का मतलब क्या हुआ। तरल परिसंपत्तियों का मतलब क्या हुआ, ये चीज लिख लो। कैश है, गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां, या एक होती है ब्लू चिप कंपनी, नाम सुने हो?
ब्लू चिप कंपनी की प्रतिभूतियां भी रखते हैं। तो तरल परिसंपत्तियों में तो नकद ही आ गया, सोना आ गया, सरकारी प्रतिभूतियां आ गई क्योंकि वो बहुत जल्दी बिक जाती हैं, सरकार पे लोगों को भरोसा होता है, तो जब मन में आए बेच के पैसा कमा सकते हैं या पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी की भी सिक्योरिटी आती है, ब्लू चिप कंपनियों की प्रतिभूतियां। ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को बोलते हैं जो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही लाभकारी हो, हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाईली क्रेडिबल कंपनी, उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। जैसे इंडिया के केस में देखोगे तो टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब ब्लू चिप कंपनी। तो आरबीआई टाइम टाइम पे बताती रहती है कि कौन सी कंपनी है ब्लू चिप कंपनी, है ना। जैसे एक टाइम पे किंगफिशर भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, मानने वाली कंपनी, है ना। एक टाइम पे सहारा भी हुआ करता था, अब नहीं। तो ये बदलता रहता है। आरबीआई समय समय पर बताती है कि भाई ये वाले कंपनी का ब्लू चिप कंपनी हम लोग मानेंगे, इसकी सिक्योरिटी को भी रख सकते हो अपने पास। तो बैंक क्या करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लेता है, जब मन में आएगा बेच देगा, तरलता बहुत ज्यादा है, लिक्विड एसेट है। ब्लू चिप कंपनियां भी तुरंत बिक जाती हैं, उनकी सिक्योरिटी हाथों हाथ बिकती है। और गोल्ड तो खैर जब मन में आए बिक ही जाएगा, कैश तो कैश है ही। तो सीआरआर में क्या था, कैश के फॉर्म में कहाँ रखना था, एसएलआर में किस फॉर्म में रखना है, तरल परिसंपत्तियों के फॉर्म में, और कहाँ, बैंकों को अपने पास ही रखना है, किसी और को नहीं देना। हाँ, क्या हुआ, हाँ, नहीं नहीं वो सब नहीं। घर तो तुम रखोगे अगर प्रॉपर्टी, तो पता नहीं कब बिकेगा, हो सकता है 1 साल तक ना बिके। तो गोल्ड तो लिख दिया बेटा मैंने, गोल्ड नहीं दिख रहा है, देखो लिखा हुआ सोना। गोल्ड तो जब मन में आए तब बेच सकते हो, घर तो हो सकता है 2 साल तक भी ना बिके, हो सकता है अगले दिन बिक जाए, पता नहीं है ना घर का। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, ध्यान से समझना, है ना।